बच्चों अभी आने दो स्टूडेंट्स को, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। क्या आएगी? अनम्यूट तो किया ही नहीं। अब आ रही होगी, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कल हमने रेक्टिफायर स्टार्ट किया था कि पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन कैसे करता है। तो उसमें ना थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही थी, और आगे भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े डायग्राम है, उनमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उसका एक दूसरा उपाय किया, ये उपाय किया। तो आजकल हम लोग भी स्टडी मटेरियल का काम कर रहे हैं, उसके अंदर ये था, तो मैंने कहा ये लेकर चलता हूँ, बच्चे को इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा मेरे डायग्राम बनाने का समय भी बचेगा और आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो दिख रहा है आपको पीडीएफ? यस यस सर। चलिए, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन को वापस से शुरू कर रहा हूँ। बच्चा इस पेंसिल को कुछ हो, एक मिनट को, क्या करें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है ना, चैप्टर भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं हम। हो गया। हाँ, रेक्टिफायर क्या होता है? एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है ना? रेक्टिफायर इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। हिंदी में नहीं है, मैं हिंदी कर दूंगा जितनी हो पाएगी। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना
निर्दिष्टकरण कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं बेटा, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इधर हमने कोई इनपुट लगाया, यहां पर हम इनपुट लगाएंगे एसी का, और ये एक तरह से कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप है, और ये आउटपुट सर्किट है, ये वाला, ये आउटपुट सर्किट है। तो यहां पर क्या होगा, जब हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो वो करंट को जाने देगा। तो हमारा जो लोड है ना, दिस इज कॉल्ड लोड रेसिस्टेंस। लोड प्रतिरोधी बोलते हैं हिंदी में, और कुछ अलग से नहीं बोलते। तो बच्चों, हमारा जो लोड रेसिस्टेंस है वहां पर हम आउटपुट ले लेंगे। अब अगले हाफ साइकिल में जब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होने देता, तो अगले आधे साइकिल में फ्लो करंट नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, इनपुट एसी है लेकिन आउटपुट डीसी है। मतलब डीसी तो बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स तो नहीं हो रही, ये पक्का है। वो बात अलग है, आधे साइकिल में करंट आ ही नहीं रहा है ना, आधे साइकिल में करंट आ रहा है और आधे साइकिल में करंट नहीं आ रहा, वो मानते हैं। परंतु अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं जा रहा है, इसलिए हम इसको डीसी बोल सकते हैं। और बेटा हाफ वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आधी वेव में करंट 0 है। बाकी जो नीचे लिखा है ना, उसकी चिंता मत करो बेटा, किताबों की थ्योरी होती है तो काफी ज्यादा लिखते हैं, तो ये सब क्या लिखा है ये अभी छोड़ो, टेंशन मत लो, काम की बात करते हैं बस अपन। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप ये बना लें, और इसमें भी बेटा ये माइनस हाफ वाला छोड़ दो, वो तो हम समझ ही गए। तो केवल इतना सा डायग्राम बना लो ये, और उसके बाद ये बना लो, बस आपका काम चल जाएगा। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, एसी चल रहा है, लग रहा है एसी चल ही नहीं रहा। बच्चा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसमें आधे साइकिल में करंट जा रहा है, आधे में नहीं जा रहा। अब देखो, ये कल ये वाला डायग्राम में ढंग से नहीं बना पाया था फुल वेव का, वो यहाँ देखो कितना अच्छा बन रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगाया, यहाँ हमने एसी सोर्स लगाया, ये एसी सोर्स है ये, और इस तरह का अरेंजमेंट बनाया। आप ये पूरा अरेंजमेंट देखो, कल है ना ये ट्रांसफॉर्मर वाली चीज रह गई थी। तो इसमें क्या होता है, पहले आधे साइकिल में ऊपर वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो करंट को अलाउ करेगा, लेकिन उसी समय नीचे वाला डायोड है ना रिवर्स बायस है, तो ये करंट को जाने ही नहीं देगा रिवर्स बायस में। यानी कि इस वाले डायोड से कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इस वाले डायोड से करंट जाएगा इस डायरेक्शन में। अब देखो, करंट इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो लोड रेसिस्टेंस जो है उसमें करंट इधर जाएगा, इधर आउटपुट ले लेंगे हम। लोड खुद आउटपुट ही तो होता है। और अगले आधे साइकिल में देखो, इसने अलग से डायग्राम नीचे बनाया हुआ है, अगले आधे साइकिल में ऊपर वाला रिवर्स बायस हो जाएगा, नीचे वाला फॉरवर्ड, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ऊपर वाले डायोड करंट को जाने ही नहीं देगा। अब गौर से देखो, इसमें करंट अगर इधर जाता है तो लोड से घूमकर उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था। तो बच्चों, लोड रेसिस्टेंस पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हुआ, बल्कि अगले आधे साइकिल में भी हमें करंट मिल गया, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों हाफ साइकिल में हमें करंट मिलता है। तो बस इसमें आप ये डायग्राम बनाओगे और ये डायग्राम बनाओगे, और कुछ नहीं, बस बाकी चीजें सुन लो, सीख लो, इतना बहुत है। 12वीं का एग्जाम नहीं देना अपन को, इसलिए नोट्स की चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट की चिंता करो। बोल देना बनाते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज दोबारा पढ़ा क्योंकि डायग्राम कल हम अच्छा नहीं बना पाए। अरे आज पता है क्या हुआ, आपको लिंक इसलिए भेजना पड़ा, जिस अकाउंट से मैं रोज पढ़ाता हूँ उसका पासवर्ड ही पता नहीं किसने चेंज कर दिया सचदेवा वाले का। फिर मुझे टर्निंग पॉइंट का लिंक भेजना पड़ा, ये मेरा अकाउंट है, तो मैंने कहा बच्चों को फटाफट लिंक भेजूं, अब देखूंगा आपकी क्लास के बाद लफड़ा क्या हुआ है।
Done, sir. डन डनाडन हो गया ना। अब आगे चलो बच्चों, इसमें है ना ये कुछ फार्मूले याद करने, ये कुछ, क्या बोल रहे हो? Yes, sir, बोल रही है सर वो। अच्छा यस सर बोल रही है। हाँ, तो yes. आगे ये कुछ फार्मूले याद करने हैं आपको। ये लिखो, फॉर्म फैक्टर, हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इसे, रूप गुणांक बोलते हैं शायद, है सही बोला ना मैं? देखो ये हिंदी वाले सपोर्ट भी नहीं करते इतना हिंदी करने के बाद। सर इंग्लिश में समझ गया ना। अरे तो हिंदी तो करो, पूरे साल तो मुझसे इतनी हिंदी पढ़वा ली है और अब मुझे हिंदी नहीं बता रहे एक चैप्टर में। सर तभी तो याद करोगे आप। बेटा आगे काम आ जाएगा ना। तो बेटा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इस जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो भी है उसमें जो मतलब अपन अभी भी कांस्टेंट करंट तो नहीं जा रहा ना, करंट चेंज तो हो ही रहा है इस तरह से। तो बेटा इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा और वो जो डीसी कंपोनेंट जो होता है उसका जो रेशियो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। आई आरएमएस अपॉन आई डीसी, बस आप लिख लो इतना सा, ये कहलाता है फॉर्म फैक्टर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर होता है पाई अपॉन 2√2 और हाफ वेव के लिए होता है ओनली पाई/2। मतलब सही बताऊं ना, ये चैप्टर पूरा इंजीनियरिंग रिलेटेड है, इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो मतलब इसका है ना अपने बाकी फिजिक्स से कोई लिंक ही नहीं है, तो इसमें इतना तो रटना पड़ेगा, मतलब ये मान लो। तो आप तो है ना बस वैल्यू याद कर लो ये दोनों। एक होता है रिपल फैक्टर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अपन जानते हैं रिवर्स बाइसिंग में भी थोड़ा बहुत करंट तो फ्लो होता ही है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, थोड़ा सा करंट आता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, मतलब इसी को रिपलिंग बोलते हैं अपन, इसको रिपल बोलते हैं। जो एसी कंपोनेंट होता है ना उसमें, वो रिपल कहलाता है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर सम एसी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। थोड़ा बहुत एसी होता है क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में बेटा पूरी तरह से वो करंट जीरो नहीं हो पाता, इस वजह से दे आर कॉल्ड रिपल एंड देयर मेजरमेंट इज गिवन बाय ए फैक्टर कॉल्ड रिपल फैक्टर। ज्यादा चक्कर में मत पड़ा इतनी इंग्लिश। तो ये रिपल कहलाता है और इसका एक रिपल फैक्टर होता है, वो नीचे दिया हुआ है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, बस ये रिपल फैक्टर का फार्मूला लिख लो आप तो बस ये फार्मूला लिख लो आप तो रिपल फैक्टर का। रिपल फैक्टर का फॉर्म फैक्टर से रिलेशन है बेटा। रिपल फैक्टर होता है आई एसी अपॉन आई डीसी इज इक्वल टू, ये याद करना है, √f² - 1। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए f π/2√2 होता है, हाफ वेव के लिए π/2 होता है। वैसे अगर थोड़ा सा मदद करूं आपको ये याद करने में, तो आपको एक और फार्मूला पुराना याद करना पड़ेगा, मैं वही निकाल कर देख रहा था। बच्चों आपको याद है हमने ऑल्टरनेटिंग करंट एसी वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आधे चक्कर में औसत धारा का एक फार्मूला बताया था मैंने, इंटीग्रेशन से आता है वो, याद है वो? अगर किसी बच्चे को याद है तो बता दो। आधे चक्कर के लिए औसत धारा, हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट का एक फार्मूला बताया था मैंने। नहीं बोलोगे ना? वो था 2I0 अपॉन पाई। कॉपी खोलकर देख लेना, लिखा हुआ है।
तो बच्चा अगर आप फॉर्म फैक्टर का ये फार्मूला निकालना चाहते हो, वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि निकालने के चक्कर में मत पड़ो, परंतु आप भूल जाओ तो आई आर एम एस तो आपको याद ही होगा, आई नॉट बाई √2 होता है ना, आई आर एम एस। और नीचे है आई डी सी। आई डी सी का मतलब होता है हाफ साइकिल जो है ना उसका एवरेज करंट, वो होता है पाई अपॉन वो सॉरी 2I0 अपॉन पाई। क्या होता है 2I0 अपॉन पाई। तो I0 से I0 कट जाएगा और ये पाई अपॉन 2√2 आ जाएगा। इस तरह से निकलता है। पर वैसे है ना बेटा, इतना चक्कर में पढ़ो मत, सही बात है, मेरे से रहा नहीं जाता तो मैं बता देता हूँ, पर है ना एग्जाम में निकालने के चक्कर में पढ़ोगे तो समय ज्यादा लगेगा बेटा। अपने मेडिकल में तो समय नहीं होता डिराइव करने का, इसलिए फार्मूले याद करने पड़ेंगे और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं। तो रिपल फैक्टर लिख लो तब बता देना। अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखो आप, ये मिटा देने दो, फालतू की चीज है। अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखो, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। तो बेटा हमारा जो ये दिष्टकारी होता है उसका ये एफिशिएंसी है, दक्षता है। पावर है, P फॉर पावर, ये जो P लिखा है ये पावर है, DC पावर अपॉन AC पावर, और पावर होता है I²R, तो I/DC² RL। RL लोड रेसिस्टेंस है बेटा जो अपन ने लगाया, और AC है I/RMS² RF प्लस RL। यहाँ पर RF है ना वो प्राइमरी सर्किट का रेसिस्टेंस होगा बेटा। ये हाफ वेव और फुल वेव के लिए एफिशिएंसी की वैल्यू बता रखी है, लगभग कितना आता है। इसने क्या किया है, वो पाई अपॉन 2√2 है ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ डाल दी, इसलिए आप उसके चक्कर में मत पड़ना और ये याद भी नहीं करना, छोड़ दो इसे। इसने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है, इसलिए इनको छोड़ दो, टेंशन मत लो। ये मैं ना बर्डन नहीं देना चाहता बेटा। इस फार्मूले में I/DC² अपॉन I/RMS² है ना, तो ये वो क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर का इनवर्स हो गया, उसकी वैल्यू डाली है इसने यहाँ पर। तो आप तो बस यही याद करो और कुछ नहीं। लिख लो तो बोल देना, और जो जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही लिखो, ज्यादा इसमें चीजें लिख रखी है वो मत लिखो। डन सर। Done, sir. अगर आप इसमें से और कुछ लिख रहे हो तो मुझे बता देना, कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये है ना I0/2 नहीं आएगा, I0/पाई आएगा, इसलिए अगर लिख रहे हो तो बता देना, कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग है। बाकी ठीक है, नीचे सही लिखा है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसके बाद जीनर डायोड तो हम पढ़ ही चुके हैं, वही चीज है, इसमें बाद में दिया होता है। फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब बता दिया। ये एक क्वेश्चन है, एक जंक्शन डायोड का पोटेंशियल बैरियर, वो डिप्लीशन लेयर है ना उस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 है, और उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई अपन को इतनी दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये तो मैं आपको कल ही करा चुका ना, क्लास में ही करा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। डेल्टा एल को, हाँ डिप्लीशन लेयर की लेंथ को लिख दिया इसने डेल्टा एल। पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 दे रखा है, ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है, तो अपन डिवाइड करने पर इतना वैल्यू आ गया, बस खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है, जो मैंने कल नहीं कराया, वो एक बार पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड इतना, मैं हिंदी कर दूंगा अभी, approaches the PN junction from N side. What
विद व्हाट स्पीड विल इट एंटर द पी साइड? देखो बेटा, ये एन साइड है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इधर है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। और एक इलेक्ट्रॉन एन साइड से शुरू करता है चलना, उसकी इनिशियल स्पीड क्वेश्चन में दी हुई है और हमें बताना है पी साइड में जब वो एंटर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया इसने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ, मतलब कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आए तो मैं समझा दूंगा, मुझसे पूछ लेना। तो एन साइड से चलकर जब पी साइड में वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। तो बच्चों अब आप देखो, इस क्वेश्चन को करने में इस चैप्टर की नॉलेज काम थोड़ी ना आई है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज काम आई है, वर्क एनर्जी थ्योरम काम आया है हमारे। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर के बिना वैसे ही हो जाएंगी। तो अगर इस क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन, सॉरी, इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते भी हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करा दूंगा, हो जाएंगे। ये भी दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, अब कर ही लेते हैं, मैं लिखवाने से भी बच जाऊंगा। एक डायोड अपन को दे रखा है कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, 100 ओम के रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिया और 4.5 वोल्ट की बैटरी नीचे लगा दी, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। बेटा अज्यूमिंग दैट द बैरियर पोटेंशियल डेवलप इन डायोड इज 0.5, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.5 का है, 0.5 का पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। और ध्यान रखना, डायोड में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट होता है। इसमें डायोड में इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, ठीक है? याद है ना, डिप्लीशन लेयर याद करो, पी साइड में इलेक्ट्रॉन आ गए थे तो वो नेगेटिव हो गया था, और एन साइड में होल चले गए थे, वो पी हो गया था। तो 4.5 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट तो इस पर ड्रॉप हो गया, तो कितना बचा हमारा? 4 वोल्ट बचा बेटा, 4 वोल्ट। अब 4 फिर तो वोल्ट से ऐड हो जाएगा करंट सर पोटेंशियल। हाँ, क्या कहता है बेटा? एक मिनट, assuming that the barrier potential developed in diode is 0.5, एक मिनट रुको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने में पोटेंशियल हमारा कम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है और अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे होगा तो फिर तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, एक ही साइड में दोनों करंट ड्रॉप नहीं होगा ना। मुझे भी लग रहा है कि 4.5 और 0.5 5/100, ये यहाँ तो पी वाला 50 एम्पीयर पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, लेकिन पॉजिटिव होता नहीं है ना, मैं वो डायग्राम ही तो याद कर रहा हूँ। फिर तो 5 हो जाएगा। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है इसका आंसर 5 आएगा शायद। एक मिनट, ये अपना पीएन जंक्शन डायोड होता था, यहां बना लेते। ये पीएन जंक्शन डायोड होता था, ये बीच में जंक्शन होता था, फॉरवर्ड बायस में बैटरी को अपन इधर लगाते थे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लगाते थे। अब ये कह रहा है ये 4.5 वोल्ट है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता था, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता था तो इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर अपन इसको 0 मान लें
तो इधर 4.5 हो जाएगा, ये भी 4.5 हो जाएगा, और इधर जाने पर पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो ये 5 वोल्ट ही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी बेटा करंट इसमें 50 मिली एम्पियर आएगा, 40 मिली एम्पियर नहीं आएगा। ये अलार्म का है के लिए। चलो बच्चों, अब ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा इसमें ये लास्ट टॉपिक है बस, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स का। उसके बाद बस लॉजिक गेट बचते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि पता नहीं वहां पर डिस्कनेक्शन हो रहा है बार बार, तो मैंने कहा दूसरे डिवाइस से हो रहा होगा, इससे तो नहीं हो रहा ना। बच्चों ट्रांजिस्टर क्या होता है? हम अगर इनपुट में जरा सा वोल्टेज चेंज करें और आउटपुट में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए तो ये एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। और ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन के काम में हम बाद में लेंगे। तो ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है बेटा। ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस जो which transfers a signal from low resistance circuit to high resistance circuit। इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है? ऐसे तो थ्योरी बहुत सारी लिखी हुई होती है। तो बच्चों ट्रांजिस्टर, ये बहुत सारी थ्योरी है इसलिए सारी नहीं बताऊंगा। ट्रांजिस्टर में एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, अपने सिटी का कलेक्टर नहीं है ये। एमीटर जो होता है वो सबसे इधर होता है। इसका डायग्राम नीचे होगा, इसलिए पहले डायग्राम दिखा दूं, ये रहा इस तरह से। ये एमीटर होता है लेफ्ट में, राइट में कलेक्टर होता है, बीच में बेस होता है। बेटा बेस बहुत पतला होता है, लगभग माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है बेस की ओनली। बेस की जो थिकनेस होती है ओनली माइक्रोमीटर की होती है। अब ये वर्क कैसे करता है वो आपको दिखा रहा हूं मैं। तो आप इसमें से है ना, जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आप चाहो तो लिख लो। ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस which transfers a signal from low resistance circuit to high resistance circuit। बस इतना सा ही लिखना। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर में जब अंडरलाइन कर रहा हूं वो लिख लो, इट एमिट्स द मेजॉरिटी कैरियर टुवर्ड्स बेस। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाएगा। इट इज हाईली डॉप्ड एंड मीडियम इन साइज। डॉपिंग मतलब इसकी हाई कंसेंट्रेशन से डॉपिंग करते हैं बेटा। जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो लिख लो बस। बेस क्या होता है? ये मिडिल पार्ट होता है जो एमीटर और कलेक्टर के बीच में फंसा हुआ होता है। इसको हल्का डॉप करते हैं, लाइटली डॉप करते हैं, और ये बहुत थिन होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है इसकी लगभग। कलेक्टर जो होता है सबसे राइट में होता है ना? सबसे राइट में होता है, कलेक्ट करता है मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर किसे बोलते हैं पता है? पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इट हैव लार्ज साइज एंड मॉडरेटली डॉप्ड, यानी कि इसको मध्यम बीच में डॉप करते हैं। मध्यम, ज्यादा भी नहीं करते, कम भी डॉप नहीं करते, बीच में डॉप करते हैं।
सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज उधर उधर मत देखना, सिर्फ अंडरलाइन वाली चीज लिखो। आगे चलो बेटा। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। अगर दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप फंसा हुआ है तो वो एनपीएन होगा, ठीक है। और अगर दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप फंसा है तो वो पीएनपी होगा। इधर वाला डायग्राम सिंबॉलिक डायग्राम है, ये सिंबॉलिक डायग्राम है बेटा। इधर वाले दोनों समझ में आपको इससे आएगा, इन डायग्राम से आएगा, उससे समझ में नहीं आएगा आपको। तो बच्चों तीन टर्मिनल होते हैं इसमें। एक टर्मिनल ये हो गया एमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझ लो, बस ये है वो समझने की चीज मेनली। बाकी जो लिखने वाली चीज है वो तो लिखनी पड़ेगी बच्चा, ये है समझने की। अब देखो इसमें क्या होता है, सुनो बच्चों। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का एग्जांपल अपन ले लेते हैं, पहले उसका वर्किंग समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एमीटर और बेस है बेटा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको याद करने में, इसलिए अभी तो लिखा हुआ देख लो। ये एमीटर है और ये बेस है बच्चों। इन दोनों को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जैसे एन को, ये एन टाइप है ना, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। देखो ये बैटरी का नेगेटिव इधर है, और ये पी टाइप है ना, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो पी को प्लस से और एन को माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस। तो एमीटर और बेस जो जंक्शन था, एमीटर और बेस जो डायोड था, इसमें उसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। और बच्चों इधर से इसको हम बैकवर्ड बायस करते हैं। किसको, बेस और कलेक्टर। ये कलेक्टर है, बीच में बेस है, इसको बैकवर्ड बायस में क्या करते हैं बेटा, एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से। तो आप देखो ये एन टाइप है ना, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, और जो बेस पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। तो ये हमारा बैकवर्ड बायस हो गया बेटा, ये हो गया बैकवर्ड बायस। अब काम कैसे करता है देखो बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस है। याद है फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। एन टाइप में ये है ना, अंदर बाहर बहुत आ रहे हैं बच्चे, है ना, ज्वाइन करना है, निकलना है, तो हर बार आवाज आती है इसमें। तो एन टाइप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। जब हम इसको है ना बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे ना, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, धक्का देगा, और ये इधर जाने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये देखो ऐसे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में एंटर करेंगे, बेटा बीच वाला बेस है, ध्यान रखना। जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में एंटर करेंगे, बार बार मुझे है ना अंडू करना पड़ता है, वरना वो रेड कलर बहुत गंदा लगेगा। तो बेस में जो होल है, ढंग से सुनना, बेस में जो होल होंगे ना, कुछ इलेक्ट्रॉन उन होल से रिकम्बाइंड हो जाएंगे, वापस होल को भर देंगे। उसकी वजह से एक थोड़ा सा करंट इधर जाएगा। बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो करंट ऊपर आएगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन आपको उल्टी नजर आएगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन से समझा रहा हूं। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना, इधर, तो बच्चों करंट अपोजिट आएगा, करंट इधर आएगा। ध्यान रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होगा। तो हम लोग अभी आपको जो दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं बच्चों। कुछ इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर होल से रिकम्बाइंड हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये है ना बेस का थिकनेस बहुत कम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस का थिकनेस बहुत कम है, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो बेटा ये जो बेस करंट होता है ये बहुत कम होता है, और कलेक्टर करंट, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट दिखा रखी है, टेंशन मत लेना। तो बच्चों
बेस करंट इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकले वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन 95% इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। केवल थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेस से बाहर आ पाते हैं बस, और जो इलेक्ट्रॉन बेस से बाहर आ जाते हैं ना उनकी वजह से थोड़ा सा करंट जाता है आईबी। तो ये बेस करंट बहुत कम होता है और कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों ये रेड कलर से जो एरो दिखा रहा हूं ये करंट है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये वाला करंट है आई ई, ये वाला करंट है आई बी बेस, और ये वाला करंट है आई सी। तो आप गौर से देखिए, इधर से आई ई आया, किरचॉफ लॉ लगा दो। तो आई ई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी। कहीं ना कहीं इसने लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा, ये कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना, यहाँ भी लिखा है देखो। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। और फिर बता दूं, यहाँ पर आई बी बहुत कम होता है बेटा, आई सी बहुत ज्यादा होता है। बच्चों आपको अल्फा बीटा गामा फैक्टर पता है क्या होता है, याद है वो? किसी को आता हो तो बोल दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ही। अब तो अपन ने आदत ही डाली, बोलते ही नहीं है बिल्कुल। अल्फा बीटा आपको पता है, दो पैरामीटर होते हैं। है चरणजीत, तू देख। कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। हाँ, अल्फा होता है, एक मिनट, अल्फा होता है आईसी कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट आईई, और बीटा क्या होता है? आईसी अपॉन आईबी। आईसी अपॉन आईबी। और एक गामा और होता है, पता है ना? हाँ, गामा होता है आईई अपॉन आईबी। आई अपॉन आईबी, तो इस बच्चे को पता है। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को उससे भाग दे दें आईसी से, देखो इस वाले इक्वेशन को मैं आईसी से भाग दे देता हूं, इस वाले इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा आई ई अपॉन आई सी बराबर आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। अब गौर से देखो, आई ई अपॉन आई सी ये 1 अपॉन अल्फा होता है, तो ये 1 अपॉन अल्फा हो गया। आई बी अपॉन आई सी ये 1 अपॉन बीटा होगा प्लस 1। तो बच्चों ये रिलेशन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको लिख लेना आप। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो ऐसा आएगा, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। देखना मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, चरणजीत तू ही चेक कर ले। सही है, सही 1 अपॉन अल्फा है ना, 1 माइनस अल्फा हाँ, अपॉन 1 अल्फा, माइनस हाँ अल्फा, सही लिखा 1 है। माइनस अल्फा अपॉन हाँ 1 1 माइनस, हाँ अल्फा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस अल्फा है। हाँ ये ठीक है। हाँ बेटा, अब एनपीएन के बाद पीएनपी। पीएनपी में क्या होता है? एमीटर पी टाइप होता है, बेस एन टाइप होता है, और कलेक्टर पी टाइप होता है। तो मैंने पिछले डिस्कशन में जहां भी इलेक्ट्रॉन बोले उनको शब्द को बदलकर होल कर दो और सेम वर्किंग समझा दो। पी टाइप में होल बहुत ज्यादा होते हैं, और हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया है। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब, पी टाइप है ना बेटा ये, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और ये वाला बैकवर्ड बायस होता है, ये पी टाइप है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, देख लो। तो बच्चों काम सेम है, वहां भी एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस था, कलेक्टर बेस बैकवर्ड बायस था, यहां भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है जरा सा भी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, चूंकि पी टाइप में होल बहुत ज्यादा होते हैं ना बेटा, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो होल है ना प्रतिकर्षित होंगे और ये कलेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ होल बीच में बेस में रुक जाएंगे, बेस में जो इलेक्ट्रॉन है उससे कंबाइंड हो जाएंगे, इससे थोड़ा सा करंट नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादातर करंट इधर से बाहर आएगा जैसा पहले था। यहां भी मैंने यही बोला, आईसी बहुत ज्यादा होता है, आईबी बहुत कम होता है।
यहाँ भी वही बोल रहा हूँ, आईसी बहुत ज्यादा होता है, आईबी बहुत कम होता है। तो बेटा एनपी और एनपीएन और पीएनपी में सिर्फ अंतर इतना सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है और पीएनपी में होल की वजह से करंट फ्लो करता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका मन करे तो ये डायग्राम बनाओ, वरना छोड़ दो। और इसमें जो लिखना है ना वो अंडरलाइन कर देता हूं। इसमें भी है ना, बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, केवल 5% द बैरियर और एमिटर बेस जंक्शन रिड्यूसेस, नहीं ये भी इतना भी क्या करोगे लिखकर, अबाउट 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड। मैंने कहा ना एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 5% बेस में रिकम्बाइंड होते हैं, इसलिए जो बेस करंट है वो एमिटर करंट का मात्र 5% होता है। और यहां पर भी उसने यही बात लिखा है, बस ये देखो सेम चीज है। और इक्वेशन यहाँ भी सेम है, अल्फा बीटा का रिलेशन यहाँ भी सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा बेटा। डायग्राम बनाने के लिए बस तुमको समय दे रहा हूं, डायग्राम जरूर बना लेना। और बेटा ये जो है ना नीचे लिखा हुआ है ना, वी के नीचे ई लिख दिया, ये सब चिन्ह है, इनसे तो मैं भी परेशान रहता हूँ। पर बस यही होता है, ई का मतलब एमीटर, सी का मतलब कलेक्टर, बस ये है चिन्ह है और कुछ नहीं है। अब बता पीडीएफ क्यों लाया हूँ? पीडीएफ इसलिए लाया हूँ, अब बताओ इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाता है? मैं तो इसको बनाता तो आधा घंटा लग जाता। अब हालांकि आपको भी बनाना तो पड़ेगा, पर आप जल्दी बना लोगे। अब बच्चों इसका फायदा क्या है वो बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, वो समझ लो। इस चैप्टर से मैंने देखा है कभी 2 क्वेश्चन और कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से आता है लगभग। अगर 3 आते हैं, सुनना, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो एक लॉजिक गेट से आता है, एक ट्रांजिस्टर से आता है, और एक इधर से आता है डायोड से, या सिंपल जो होता है ना बैंड थ्योरी वगैरह, वहां से आ जाता है एक। और अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का आता है और एक इस चैप्टर का आता है, वो कहीं से भी आ सकता है। तो कभी 2 और कभी 3। बच्चों आज अटेंडेंस ले लूं क्या? कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हैं यार, बहुत टाइम लग जाएगा अब। ये है क्योंकि यार बिल्कुल भी नहीं बोलते तुम तो। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, क्योंकि है ना मेरे को क्या आगे बढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। मैं चाहता हूँ बस आज और कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर हमारा सिलेबस खत्म हो, संडे को टेस्ट भी देना है, उसकी तैयारी करो। यस सर। अरे वो तुम्हारा भाई पढ़ रहा है उसमें? यस सर, जुड़ा तो था। फिर क्या हुआ? पता नहीं सर, मैं उससे बात ही नहीं की, पता नहीं, दो दिन से तो जुड़ा था, आ जाएगा तो फिर जुड़ेगा क्या? हाँ मतलब आ रहा है ना, छोड़ तो नहीं रहा ना? नहीं सर, आ तो अनिश करके जुड़ तो रहा होगा।
नहीं बच्चों, अभी तो नाम तो याद नहीं है हमारे बच्चों के, धीरे धीरे होंगे जब जैसे जैसे ये जो बात करेंगे जवाब देंगे क्लास में तो नाम भी याद हो जाएंगे बच्चों के। हाँ सर। हाँ बच्चों देखो ये क्या होता है इसमें, ये पूरा सर्किट है बड़ा सा, ये देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये एमीटर को ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया ना, इसमें बेस को बेटा कॉमन रखा था, कॉमन बेस था, और इसने ये वाला जो डायग्राम दिखाया है कॉमन एमीटर है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। एनपीएन ट्रांजिस्टर इसने दिखाया है कॉमन एमीटर से, लिखा हुआ भी है नीचे, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर, सीई का मतलब कॉमन एमीटर। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये एक तरह से धारा नियंत्रक है, रियोस्टेट। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे ना, ये वाला, ये जो क्या बोलते हैं जो की टाइप है, अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये वाला रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया ये इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। तो एक तरह से हम ये जो एरो बनाया है इसको ऊपर नीचे करके हम इस वाले वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। 0 से लेकर 1 वोल्ट तक का चेंज हम इसमें कर सकते हैं। बेटा बेस एमीटर जो है ना, ये बैक फॉरवर्ड बायस है, ध्यान रखना। बेस एमीटर को फॉरवर्ड, एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस को बैकवर्ड। कैसे पता लगा बेटा? ये एनपीएन है ना हमारा, ये एन होगा, ये पी होगा, ये एन होगा। तो एन को, नेगेटिव को अगर मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, ये देखो यहाँ माइनस है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और अगर पी, ये पी है ना बेटा, पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, ये पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो बच्चों एमीटर बेस जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर इसमें है ना कॉमन एमीटर है, तो कलेक्टर बेस नहीं बोलूंगा बेटा मैं, मेरे मुंह से निकल गया, ये कलेक्टर एमीटर है, क्योंकि कलेक्टर का और एमीटर का कॉमन जंक्शन है ये। वहां पर कॉमन बेस था इसलिए हमने कॉमन बेस कलेक्टर बेस बोला था, या कलेक्टर एमीटर होगा। तो बेटा कलेक्टर एमीटर को हम क्या करेंगे? बैकवर्ड बायस। इसलिए एन को प्लस से कनेक्ट कर दिया, देखो ये प्लस है ना, और ऊपर एन टाइप था, और नीचे पी टाइप को माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो ये बैकवर्ड बायस हो गया। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, एक बार आप ये वाला जो वोल्टेज है इसको फिक्स कर दो, ये वाला जो वोल्टेज है ना इसको फिक्स कर दो, इसको चेंज मत करो। और इस वाले वोल्टेज को चेंज करो, इनपुट को। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? अभिलक्षण। मेरे को आता है, मैं बता दूंगा, एक बार तुम बताओ। सर अभिलक्षण। बिल्कुल सही, अभिलक्षण। ये बच्चा सही है, हिंदी जानता है अच्छे से। अभिलक्षण। तो बच्चा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनपुट को चेंज करेंगे, आउटपुट को चेंज नहीं करेंगे। तो इधर वाला वोल्टेज कांस्टेंट रखा और इस वाले वोल्टेज को चेंज किया। अब आपको याद है मैंने जब आपको वहां पढ़ाया था कल, इसमें आपको बताया था ये वाला ग्राफ देखो, इसमें अगर हम वोल्टेज को जरा सा भी चेंज करते हैं इस वाले को, तो है ना बहुत तेजी से करंट बदलता है। देखो ना आगे जाकर ये ग्राफ एकदम से खड़ा हो जाता है। तो जरा से वोल्टेज को चेंज करने से बहुत ज्यादा करंट चेंज होता है। इस चीज को यहाँ पर काम में लिया है बेटा। तो अगर हम इस इनपुट वोल्टेज को जरा सा भी चेंज करेंगे तो ये करंट देखो यहाँ पर जाकर बहुत तेजी से चेंज होता है। देखो एकदम से खड़ा हो गया ग्राफ। तो बच्चों अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो बेस करंट में जो चेंज आएगा उसका ये ग्राफ है। आप इनपुट को जरा सा चेंज करो तो बेस करंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। बच्चों होता माइक्रो एम्पियर है ये, ऐसा नहीं है एम्पियर में बदल जाएगा, माइक्रो एम्पियर में ही चेंज होगा, पर काफी चेंज हो जाएगा। अब इसके नीचे मैं जो बोल रहा हूं वही बातें यहाँ लिखी हुई है कि वोल्टेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा है लगभग 1 वोल्ट, और
एमीटर और बेस का जो वोल्टेज था उसको चेंज किया R1 के थ्रू। R1 बेटा इसको बोल रहा है, इसके थ्रू चेंज किया था ना अपन ने, तो R1 के थ्रू चेंज किया है। फिर हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ आ गया। अब इसके बाद आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप तो ग्राफ बना लो बस और डायग्राम बना लो और कुछ मत करो, लिखने की खास जरूरत नहीं है ज्यादा चीजें। इसके बाद आउटपुट है। आउटपुट में क्या करते हैं बेटा, हमने जो ये इनपुट लगाया ना, इधर में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। लेकिन इस बार हम इस वाले वोल्टेज को चेंज करेंगे, और इस वोल्टेज को चेंज करने का वही तरीका है, या तो इसको ऊपर करो या इसको नीचे कर दो। तो इसको मूव कराओगे तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो बेटा इस वोल्टेज को जब हम चेंज करते हैं ना, तो हमारा ये कलेक्टर करंट में चेंज आता है। वो ग्राफ आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये रहे। जब हम बच्चों यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ था, ये सीई नहीं आएगा, है ना, ये सीई नहीं आएगा, ये बीई आएगा, है ना, ये है VBE। बेस एमीटर था, कलेक्टर एमीटर नहीं था, ये गलत लिखा हुआ था, करेक्शन कर लेना। यहाँ पर सही लिखा है। तो बच्चों जब हम इस वाले वोल्टेज को चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। तो इसने अलग अलग बेस करंट की वैल्यू पर ये ग्राफ बनाए। ये वाला जो बेस करंट है ना बेटा, इसको अगर हम 10 माइक्रो एम्पियर रखते हैं तो ये ग्राफ आएगा, 25 माइक्रो एम्पियर पर ये आएगा, 50 माइक्रो एम्पियर पर ये आएगा। इस तरह से अलग अलग ग्राफ इसने बना रखे हैं। ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बच्चों जो ये सब लिखा हुआ है वो पुरानी चीजें दोबारा से लिख दिया। एमीटर साइज में मीडियम होता है, हाईली डॉप होता है, ये सब हम पहले देख चुके। अब इसके बाद ये एम्पलीफायर आता है। सर वो आउटपुट वाला ग्राफ दिखाइए ना। हाँ बेटा ये ले। डन सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों एम्पलीफायर स्टार्ट होता है। एम्पलीफायर इसी चीज पर बेस्ड है। आप इस डायग्राम को एक बार गौर से देखें, इस वाले डायग्राम को एक बार देखें। इसमें यहाँ पर हमने एक इनपुट सिग्नल लगाया। बेटा एसी सिग्नल क्यों लगाते हैं? एसी सिग्नल वोल्टेज को चेंज करने के काम आता है ना। यहाँ पर एक फिक्स बैटरी लगाते हैं, ये फिक्स वोल्ट की बैटरी होती है। जैसे मान लो ये 1 वोल्ट की बैटरी है और एक एसी सिग्नल लगाया। बच्चों यहाँ पर जो एसी होता है ना वो 220 वोल्ट वाला नहीं होता है ना। यहाँ पर यह मान लो एसी जो है वो प्लस 0.5 वोल्ट से माइनस 0.5 वोल्ट तक चेंज होता है मान लो। तो जब एक बार एसी के आधे साइकिल में ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 1 वोल्ट और आधा वोल्ट मिलकर टोटल पोटेंशियल 1.5 वोल्ट हो जाएगा। और जब उल्टा होगा, ये माइनस होगा नीचे प्लस होगा, तो नेट पोटेंशियल 1 माइनस आधा 0.5 हो जाएगा। तो ये 0.5 से 1.5 तक चेंज होता रहेगा। तो ये इनपुट सिग्नल होता है बेटा। तो एक फिक्स वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं नीचे, है ना। ये बैटरी तो फिक्स वोल्टेज की हो जाती है और ये सिग्नल जो है ये वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवाता रहता है, चेंज करवाता रहता है। तो हमने अभी अभी क्या देखा,
जब बच्चों ये वोल्टेज चेंज होगा उसकी वजह से ये करंट बदलेगा, और जब IB बदलेगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर IB को आपने 10 माइक्रो एम्पियर से 25 माइक्रो एम्पियर पर ले गए तो एकदम से कलेक्टर करंट एकदम से इंक्रीज हो रहा है, देखो एकदम से कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, और कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से, इसके इंक्रीज होने से लोड रेसिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। एक बार दोबारा बोलूंगा, पर एक बार ये डायग्राम बना लो तब बोलूंगा। बेटा डायग्राम हो जाए तो बोलना। हो गया सर। डन सर। हाँ मुझे लग ही रहा है हो गया Yes, होगा, sir. बच्चे बोल नहीं रहे। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये इनपुट सिग्नल होता है, इसमें जब चेंज आता है तो IB में चेंज आता है, और IB में जरा से चेंज आने से, माइक्रोमीटर में चेंज आता है, उससे IC में बहुत ज्यादा चेंज आता है, और IC में बहुत ज्यादा चेंज आने से ये लोड रेसिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये बहुत ज्यादा बदल जाता है। यानी कि इनपुट सिग्नल हमारा छोटा है और आउटपुट सिग्नल ऐसे ऐसे, इसको बड़ा करके दिखा दो, आउटपुट सिग्नल को ऐसे बड़ा करके दिखा दो, तो इनपुट सिग्नल छोटा है और आउटपुट सिग्नल लार्ज है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। अरे ये एम्पलीफायर तो होते हैं ना जो अपने साउंड को बढ़ाता है ना, माइक से अपनी आवाज जाती है, फिर वो लाउड स्पीकर में जाकर बड़ी हो जाती है, लाउड हो जाती है, तो वो बीच में एम्पलीफायर ही तो होता है, वो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पहले एम्पलीफाई करता है, फिर वापस साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों ये टेबल आप बना लो बस, इसमें अभी कुछ डिस्कशन नहीं है, सारी फार्मूले हैं, याद करने हैं, और स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यूज जो है ये भी लगभग याद करनी है। तो आप ये टेबल बना लो बस, एक बार ये चाह रहा हूं मैं। CB का मतलब कॉमन बेस, CE का मतलब कॉमन एमीटर, और CC का मतलब कॉमन कलेक्टर है। और इसको बनाने के बाद आज का लेक्चर आगे नहीं, लॉजिक गेट हम कल पढ़ेंगे बस, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा।
लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन आता है, पक्का है, इसलिए लॉजिक गेट कल पढ़ेंगे हम अलग से, आज मिक्स नहीं करेंगे। हेलो सर। हाँ बेटा। सर संडे टेस्ट के बाद हम लोग का टेस्ट मतलब हर संडे को होगा कि डेली हाँ होगा? आपको बता देंगे, हर संडे नहीं बेटा, हर संडे अभी ज्यादा हो जाएगा, एक संडे छोड़कर रख लेंगे, फिर बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे बाद में, है ना। ओके तो वो आपको मैसेज के थ्रू और हर तरह से आपको मिल जाएगा, बस आप तो मैसेज पर ध्यान देना, व्हाट्सएप वगैरह पर ध्यान देना। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं वैसे ही बंद कर दूं, और नहीं लिख रहे हो तो लिख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, बैठा हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। सर और डाउट क्लासेस अगर हमको डाउट होगी तो सर लोग अवेलेबल रहेंगे डाउट ना? क्लास, हाँ ऐसा करेंगे आप, है ना, चाहो तो जैसे आपका कम्युनिकेशन उधर भी है ना ईशान सर से, उनको भी बोल सकते हो, तो Yes, वो sir. हम लोग डिसाइड करके आपको बेटा डाउट का है ना, सबसे सही तरीका है टेस्ट से पहले रख लो, बस ये सही तरीका यस है। सर। तो जैसे मैं भी हाँ, कोशिश yes, sir. करूंगा हाँ शनिवार को एक क्लास रखने की, और लेकिन है ना आपके सारे टीचर्स की हैबिट नहीं है मेरी तरह डाउट लेने की, या आते भी नहीं है डाउट, ये कह लो। बायो में तो जो होता है वो थ्योरी पढ़ाते वक्त होता है, और थोड़ा बहुत Yes, आप sir. अपने सबका नंबर तो आपके पास है ही, और मुझे लग रहा है अभी भी आप सर लोगों से व्हाट्सएप के थ्रू डाउट पूछते ही होंगे, यस यस सर। तो वो भी पूछते रहना। तो आप Yes. मेरी वाला तो फिजिक्स का तो मैं डाउट क्लास रख लूंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो बेटा, फिर कल मिलते हैं, Thank कल you. लास्ट क्लास, ओके। यस थैंक यू सर।